स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं नवंबर मंथ की योजना मैगजीन के अंदर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। तो इसीलिए इस बार की जो योजना मैगजीन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में है और रिफॉर्म्स के ऊपर में। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो जाएगा अगर आप अपने यूपीएससी के मेंस में भी किसी टॉपिक को कोट करना चाहते हैं या आंसर लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, आपको हेल्प करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 की और 2025 में आपको अटेम्प्ट देना है, तो आप इस क्रैश कोर्स को या फिर इस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी रिवीजन के अंदर में। और ये हमारा दिसंबर बैच है, मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे इसमें क्लासेस हुआ करेंगी। इसमें करंट अफेयर्स को हमने इंटीग्रेट किया है आपके लिए, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी है और ये लाइव बैच है, तो आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा PRT लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम क्या मिले, डिस्काउंट मिले। इस सेशन की PDF या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सब चीज़ की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 75 साल हो गए हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है कि ये धीरे धीरे अपने जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो नेशन की नीड है, उसके हिसाब से लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ये कहता है कि भाई भारत जैसा डाइवर्स नेशन, जहां पर इतने सारे रिलीजन हैं, सोशल आप देखेंगे स्ट्रेटा है, लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स कल्चर है, वहां पर एक ऐसा रूल बुक का होना जरूरी है जो ये एटलीस्ट गवर्न करे कि भाई हम सब आपस में रहेंगे कैसे, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। हमको गवर्न करने के लिए अगर कोई चीज़ बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बनेगी कैसे, और गवर्नमेंट के पास में बनने के बाद में उस गवर्नमेंट के पास में क्या क्या पावर्स होंगी, ये सब चीज़ें क्या करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और इसीलिए आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमारे संविधान को। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था दोस्तों, आपका ये लागू हुआ था। प्लीज पॉइंट को नोट करिएगा, इस दिन ये लागू हुआ था। हमारे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत चैलेंजेस फेस करने के बावजूद अगर आप देखेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार अभी चलता आ रहा है। उसने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को क्या किया है, अपहोल्ड किया है। थ्रू द इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हुआ है, जो उसके चेंजिंग सोसाइटल नीड्स हैं, ये सबसे बड़ी खास बात है। आप ये देखिए, अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज ना होता तो दिक्कत क्या आती, दिक्कत ये आती कि अगर इतना ही रिजिड रहता तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ में अबाइड या कहते हैं ना अलाइन नहीं कर पा रही होती। तो आज की जो सोसाइटल नीड्स हैं उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगातार चेंज होता रहा है, गाइडेड बाय आइडियल्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। एंड जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, जो फ्रेमर्स के जो विजन थे, उनको भी हमने क्या किया, ध्यान दिया। इवन आप देखेंगे ईच अमेंडमेंट एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैज हेल्प्ड अडैप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंटेम्पररी इश्यूज, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट इश्यूज हैं उनको आप क्या कर सके, अडैप्ट कर सकें। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने कब किया था और इनेक्ट किया था, दोनों में फर्क है, याद रखिएगा इंप्लीमेंट करने में। तो हमने 26 जनवरी 1949 को हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। फैक्ट नंबर 1। साथ में अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों की क्या की गई है, बात की गई है।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इंडिविजुअल राइट, सोसाइटी के राइट, डाइवर्सिटी को कैसे करना, सारी चीजें। इमर्जिंग फ्रॉम द शेडोज ऑफ कॉलोनियल रूल, आप सभी जानते हैं कि कॉलोनियल रूल था हमारे पास में, उसके बाद में हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया। फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारी वैल्यूज थी उनको हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एनश्राइन किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सिविल सोसाइटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन वाइटल इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। अगर देखेंगे आप सभी जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनकी वॉइस को आगे रखने में सिविल सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एसेंशियल रोल प्ले किया है। So civil societies played an essential role in representing those whose voices might otherwise go unheard, reinforcing a vibrant democratic spirit, ensuring collective action to fulfill constitutional promises. तो कुछ की माइलस्टोन देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना 1935 वाला, उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर था, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो पावर को शेयर करना दो स्टेजेस पर, एक प्रोविंशियल लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर, उसी फेडरल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन में लेकर गए हैं। और जो हमारा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एक कैबिनेट मिशन, क्या नाम है, जो मिशन था उसके बेसिस पर क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, जिसके बेसिस पर क्या बनती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो अभी आप प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया और बाद में जब वो पास हो गया तो उसको हम प्रियम्बल के रूप में जानते हैं, प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या लिखा है, पहली बात तो इसमें सोर्स यानी कि अथॉरिटी लिखा है, अथॉरिटी के बाद में हमारे देश का नेचर क्या है वो लिखा है, फिर हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ इसमें लिखी हैं। अब अगर देखें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो वो किसके द्वारा चेयर की गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा चेयर की गई ये ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज हिस्ट्री। और हमने इनेक्ट कब किया, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा ट्रांजिशन होता है किसके लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल बन गया किसका, सॉवरेनिटी का, जिसने एस्टैब्लिश किया एक नेशन विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। कुछ कोर फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट कोर फीचर मानते हैं। ये इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपको प्रोटेक्ट करता है। इवन अगर स्टेट या गवर्नमेंट आपको क्या नाम है हार्म ना कर सके, आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को स्नैच ना कर सके, ये सब चीजें आपको फंडामेंटल राइट से ही मिलती है। साथ में ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उन्होंने एक और चीज का ध्यान रखा कि भले ही अभी हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, बट आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए होंगी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जिनका सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है, उनको हमने लिखा, यानी कि ये डायरेक्टिव्स हैं कि आने वाले समय में जब आप स्टेट पॉलिसी बनाएं तो इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करें। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार कई बार क्या हुआ है, अमेंड हुआ है, और अमेंडमेंट के कारण में रेलेवेंट बना है। वरना आप सोचो ना कि आज 2024 है, 2024 में लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की नीड अलग है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, यानी कि इवॉल्व नहीं होगा, समझिए इसको, इवॉल्व होना किसके, लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एस्पिरेशंस के साथ में इवॉल्व होता रहा है, उसने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी रेलेवेंट रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है दिस अडेप्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग फाउंडेशनल वैल्यूज एंड चेंजिंग सोसाइटल नीड्स। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट हुई उनके अंदर में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे एवी डाइसी जी लिखते हैं, हु आर्ग्यूड दैट इनफ्लेक्सिबिलिटी कुड लीड टू वायलेंट अपहीवल। यही चीज कह रहा हूं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दिया जाए जो अडैप्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा,
तो वहां पर ज्यादा चांसेस ये है कि आने वाले समय में लोग उसको मानना बंद कर दें। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाई रेट ऑफ अमेंडमेंट अगर हम देखते हैं तो 100 से ज्यादा बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 75 साल में चेंज हुआ है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है? इट्स अडेप्टेबिलिटी, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट विद लेस फ्रिक्वेंटली अमेंडेड अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड तो हुआ है, लेकिन इनफिनाइट अमेंड नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी चाहे उतना अमेंड कर ले। और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया। आप देखेंगे केशवानंद भारती केस के अंदर में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट के बीच में यही टसल था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गया कि किस एक्सटेंट तक अमेंड किया जा सकता है, क्या पूरी तरीके से बदला जा सकता है। तो वहां पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, जो बिल्कुल कोर प्रिंसिपल्स है, एटलीस्ट उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो असर्टेड दैट व्हाइल पार्लियामेंट कुड अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, बट वो जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है उसको नहीं चेंज कर सकते। और यहीं से ही बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन निकल कर आती है। कोर एलिमेंट्स लाइक डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये इंटीग्रल हैं बेसिक स्ट्रक्चर का और इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। एक और केस जो हमारे देश में काफी ज्यादा चला कि भाई फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिक एग्जांपल है, जैसे डीपीएसपी में लिखा था कि भाई आपको ये इंश्योर करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या कि लैंड के ऊपर में सीलिंग लगाना, और जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड हो उसको क्या करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। ये हो गया डीपीएसपी। दूसरी तरफ में देखा जाए फंडामेंटल राइट क्या कहता था, राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास में, आर्टिकल 19 में था, बाद में उसको हटा दिया गया, वहां से 300 कैपिटल ए में लेकर गए। तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट आया कि भाई फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मिनर्वा मिल केस एक हुआ जिसने ये एक बैलेंस बनाया फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में, जहां पर उन्होंने कहा कि रूलिंग दैट अमेंडमेंट वॉयलेटिंग दिस बैलेंस वेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जितना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है उतने इंपॉर्टेंट डीपीएसपी भी हैं। वो बात अलग है कि जो डीपीएसपी में प्रोविजंस लिखे हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते देखो जी ये डीपीएसपी में लिखा है इसको इंप्लीमेंट करवाइए। एनफोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के द्वारा क्या है, एनफोर्सिएबल है। ये भी चीज आप नोट करिएगा। ऐसी कुछ केसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस था। इसने क्या किया, आर्टिकल जो 21 है उसको इंक्रीज किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सपेंड कैसे किया, यहां पर डिग्निटी, क्या नाम है, प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी, फेयर ट्रायल, लीगल एड, ये सब चीजें क्या की इसके अंदर में लेकर आए। एक और चीज याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है इनको हम गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसको जुडिशरी इनफिनाइट टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, यूज करता है कई सारे जजमेंट्स के अंदर में। एक केस जिसका मैं अपने सेशन में बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं, विशाखा गाइडलाइंस, जो राजस्थान के अंदर में एक रेप केस हुआ था। रेप केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं के वर्क प्लेस में सेफ्टी की बात करता है, इसलिए उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस जारी करी, जहां पर गाइडलाइंस निकाली कि कैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोका जा सके। फिर 2013 में पार्लियामेंट ने क्या किया, एक पोश एक्ट पास किया, जहां पर जो क्या नाम है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को क्या करना है, रोकना है महिलाओं के सेफ्टी के लिए। ऐसे ही देखेंगे आप शायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जहां पर जो ट्रिपल तलाक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया गया, घोषित किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे नवतेज सिंह जोहार केस, जहां पर आप सभी को पता है हमारे देश में पहले होमोसेक्सुअलिटी को 377 के तहत में होमोसेक्सुअलिटी को क्या नाम है, एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखा जाता था। तो नवतेज सिंह जोहार केस के अंदर में इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। कंसेंसुअल जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको क्या किया गया, कहा गया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे जोसेफ शाइन केस, जहां पर जो अडल्ट्री वाला कंडीशन थी उसको भी क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस, आप सभी को पता है कि हमने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना आर्टिकल 21 के तहत में।
जो कि आज के डिजिटल एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी। ऐसे ही आप देखेंगे एक और 370 का अमेंडमेंट क्या मैं जिसको हटाया गया 2019 के अंदर में, जिसमें स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को जो मिल रहा था उसको हटाया गया, रिवोक किया गया। तो जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरप्रेट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रीच है उसको एक्सपेंड करने में। जहां पर आप देखेंगे इक्वालिटी की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात हो, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने? जुडिशरी ने। इसीलिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? अ लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। थ्रू डायनामिक इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व टू मीट मॉडर्न डे नीड्स, reaffirming its core value while addressing contemporary challenges. तो कंक्लूजन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 75 years continues to inspire and guide the nation, symbolizing the spirit of democracy and resilience. और ये माइलस्टोन है, एक तरीके से रिमाइंडर है ऑफ द वर्क स्टिल नीडेड टू एड्रेस इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये टॉपिक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, आप सभी जानते हैं, सबको एक साथ रटने की जरूरत नहीं, लेकिन भाई न्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एक एक बार देख लिया करिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ है, जो इंडियन स्टेट कैसे काम करेगी, ये सब चीजें क्या है, वो आपको गवर्न कैसे होगा, ये सब कुछ कहां से हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा तो आप एस्पिरेशन से कैसे अडेप्ट करेंगे। तो आपको अगर आप सीरीज ऑफ देखेंगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर कॉलोनियल एरा से देखा जाए तो 1858 में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद में हमारी जो कंट्री है वो डायरेक्ट किसकी कंट्रोल में चलेगी? ब्रिटिश कंट्रोल के चलेगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और उसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नेंस यहां पर शुरू होता है। तो इसके बाद ध्यान होगा 1861 का, फिर 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जो धीरे धीरे करके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस देना शुरू करता है इंडियंस को, उनकी जो वॉइस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या है, सुनने की, यहां से प्रोसेस होना शुरू होता है। फिर 1909 में आप सभी को ध्यान होगा मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड तो किया ही गया, साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ये चीज दी गई, जहां पर आप देखेंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली शुरुआत यहीं से शुरू होती है। फिर 1919 के अंदर में मॉन्टेग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसने डायकी को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, प्रोविंशियल और सेंट्रल फंक्शंस को अलग अलग किया, ऐसी सारी चीजें आती हैं। फिर 1935, जो मैं कई बार आपको बताता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो मेजर प्रोविजंस हैं या एक बहुत बड़ा जो ढांचा था वो 1935 से हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सारी चीजें, The roots of Indian Constitution can be traced back to British colonial period, marked by a series of constitutional development जो इससे पहले भी हुई थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमें क्या नजर आता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स नेचर रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर आप जो पॉलिटिकल, आपके इकोनॉमिक एंड सोशल जो लैंडस्केप में चेंजेस हो रहे हैं उनको आप चेंज कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड एज फेडरल स्ट्रक्चर, दो हमारे पास में यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब क्या कि हमारा जो यूनियन है हम उसकी तरफ में बायस है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट हमने फिर भी एक काफी हद तक फेडरल स्ट्रक्चर को क्या किया? फॉलो किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फेडरल सेटअप आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। दिस इज एविडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अमेंडमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू रीडिफाइन द redistribution ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरत है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ओवर द टाइम सोशल प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, इवॉल्व होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उस हिसाब से चेंज हो, इवॉल्व हो। जैसे इंसान, ह्यूमन का नेचर चेंज होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडजस्टमेंट की जरूरत है, सारी की सारी चीजें होती है, नया स्टेट, ये सब कुछ चीजें, प्लस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी तो होती है, जो कि क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेंज होने में, कॉन्स्टिट्यूशन के नए इंटरप्रिटेशन के अंदर में। टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, तो एआई के गवर्नेंस के लिए आपको हो सकता है नए कई सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो, कई नए सारे पॉइंट्स की जरूरत हो, कई नए सारे लॉज की जरूरत हो, तो वो चीजें कहां से आएंगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू ही आएंगी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कैसे अमेंड किया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देता है और वो प्रोसेस भी बताता है। ठीक है, ये चीज ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर एक और चीज आप समझिएगा कि अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट, तो कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए भाई नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है, जो अधिकार है, उसको अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के द्वारा अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, उनका 50% बस। उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? कई बार मैंने आपको बताया, स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या? जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसका 50%। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक और ये हो गया। अब तीसरे टाइप का एक और अमेंडमेंट होता है जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, प्लस में आपको जो स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर में, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके आधे स्टेट का कंसेंट भी चाहिए होगा, हाफ स्टेट का कंसेंट भी चाहिए होगा, तब जाकर वो क्या होगा, पास होगा। तो ये चीजें तीनों याद रखिएगा। आर्टिकल 368 ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। मैंने आपको क्या बताया, केशवनाथ भारती केस के बाद में जब से बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन आया, तब से ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है अमेंडमेंट की। इसके ऊपर में एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केशवानंद भारती केस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट व्हाइल पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते। एक पॉइंट प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिराइव्ड किया हुआ मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिराइव किया मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लैंडमार्क अमेंडमेंट है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ही हुआ। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने इम्पोज किया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में जो रिस्ट्रिक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ना एब्सोल्यूट नहीं है, वो कहाँ से आया? वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया। प्लस में लॉज ऐसे आए किसके अगेंस्ट में? अनटचेबिलिटीज के अगेंस्ट में। इनेबल्ड द स्टेट टू लिमिट द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर सोशल जस्टिस। ऐसे ये देखेंगे सेवंथ अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट से क्या है, इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर हमने क्या किया, उनको रीऑर्गेनाइज किया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी को। 42nd तो सबसे ज्यादा न्यूज में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसकी तो न्यूज सबसे ज्यादा चल रही है कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हम कहते हैं प्रीएम्बल के अंदर में, तो उसमें हमने सोशलिस्ट एंड जो सेकुलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया है ना। इवन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कोशिश करी थी कि जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे, यूनियन को एक्स्ट्रा पावर, ये सारी की सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद में 44th आता है। तो 44th ने बेसिकली जो 42nd में बहुत सारी चीजें हुई थी उनको पलटा था, ज्यादातर काम ये भी किया था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आप देखिए, रिवर्स अनडेमोक्रेटिक चेंजेस मेड अंडर 300। प्लस में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 19 से हटाकर कहां पर 300 कैपिटल ए में लेकर गए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर आपको ध्यान होगा 52nd, ये तो नोट कर लेना, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं ना। एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के साथ आया था, जिसके साथ में हमने 10th शेड्यूल क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। फिर आता है 61st में क्या हुआ था, पहले हमारे देश में जो वोट देने का अधिकार था वो 21 की एज पे था, उसको हमने कम कर दिया, कितना, 18 की उम्र में कर दिया। फिर आता है उसके बाद में 73rd एंड 74th आपको पता है ना, 73rd पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए, 74th अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ये चीज भी आपको पता ही होगा। फिर 99th जिसमें NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। फिर उसके बाद में 101वां GST का जो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी की सारी चीजें चेंज हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट हुआ, वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, बल्कि सोशल जस्टिस के लिए भी।
सोशल जस्टिस अगर आप देखेंगे तो फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट्स का, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप देखेंगे जो रिजर्वेशन का आप क्लॉज देखते हैं वो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, वो सोशल जस्टिस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू प्रोविजंस, डायरेक्टिव एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। प्रीएम्बल में तो आप देखते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात है। एक्सप्लिसिटली मेंशन है सोशल जस्टिस का कोर ऑब्जेक्टिव्स में। अगर आप देखेंगे दिस फाउंडेशनल विजन ने हमारे देश में सोशल जस्टिस को क्या किया है, इनहांस किया है, इंक्रीज किया है। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 14 ये गारंटी करता है कि भाई किसी भी तरीके से हमारे देश में लॉ सभी के ऊपर में कानूनन तो अगर आप देखेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस देखकर नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस वो सभी के ऊपर में इक्वल होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी को भी आप प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और यही आर्टिकल है जिसने रिजर्वेशन के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए क्या किया, एम्पावर किया है। आर्टिकल 16 जो जॉब के अंदर में रिजर्वेशन के लिए एम्पावर करता है। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 46 जो डायरेक्ट करता है स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। तो ये प्रोविजंस सोशल जस्टिस के हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप देखेंगे वो डायरेक्ट करता है क्या, स्टेट को कि प्रमोट करिए आप वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, जहां पर आप इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनइक्वालिटीज इन इनकम को क्या करिए, रिड्यूस करिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है, एंश्योर करिए स्टेट मेक्स प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले। आर्टिकल 41 गारंटी करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन। आर्टिकल 42 दैट इज द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। ऐसी कंडीशन जैसे आप देखें मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी जो रिलीव है वो कहां से आता है, वो आर्टिकल 42 से निकलकर आता है। तो और मैंने आपको बताया रिजर्वेशन और जो अफर्मेटिव एक्शन है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 वो खुद ही एम्पावर करते हैं कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में ये क्या होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए या फिर ये सेक्शन का आगे आना पड़ेगा, ये मेन स्ट्रीम में आने चाहिए जिनको हिस्टोरिकली वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज आप प्लीज नोट करिएगा। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जब हम बात करते हैं तो पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी तो सोशल जस्टिस का काम कर रहा है। जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो केस फाइल किए जाते हैं वो क्या पीआईएल के अंडर में फाइल किए जाते हैं। जो अभी हमने देखा विशाखा गाइडलाइंस वाला देखा, या फिर मान के चलिए नालसा वाला केस देखते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर के लिए देखते हैं, वो भी तो सोशल जस्टिस के अंदर में पीआईएल के थ्रू ही तो गया। जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन अलग से करी, जुडिशरी ने एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में क्या किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनहांस किया है। तो आप समझ रहे हैं ना ये चीज। तो जो अगर सोशल जस्टिस अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, उसके थ्रू भी आ रहा है, फिर जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी आ रहा है, और साथ में देखा जाए तो हमारी पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट भी ऐसे किए हैं, ऐसे कानून भी लेकर आए, स्पेसिफिक लॉ भी लेकर आए जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है एससी एसटी को कि उनके खिलाफ में एट्रोसिटी और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसे आप देखेंगे सोशल जस्टिस में राइट टू एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जहां पर यह इंश्योर किया जाता है कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को ये क्या उनको नेग्लेक्ट ना किया जाए उनके फैमिली के द्वारा। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड लीगल जो उनके पास में मैकेनिज्म है जिसका महिलाएं क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। तो चैलेंजेस क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने रोबस्ट फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये अभी भी कई सेक्शंस में होता है। जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लार्ज डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सेस टू जस्टिस, जिसका आप देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या बोला था, ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि अगर काले कोट वाले को जब देखा जाता है तो एक तरीके से हार्ट बीट बढ़ जाती है, लोग जाने से डर रहे हैं, वो ब्लैक कोट सिंड्रोम है। तो लीगल और प्रोसीजरल जो हर्डल्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो लिटिगेशन की कॉस्ट को है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं जस्टिस को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स विजन ऑफ जस्टिस एनश्राइंड इन प्रीएम्बल, its guarantee of fundamental rights, its guiding directive,
हैज लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। तो इन चैलेंज जो ये चैलेंजेस हमने देखे, इनको एड्रेस करते हुए आप सोशल जस्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने पढ़ा है, और जो भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड और जो इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सबको जो रिप्लेस किया गया, उनके अंदर में पुराने जो पूरे कानून थे उनको हटाया गया। तो भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसिंग इंडियन पीनल कोड जो शिफ्ट करता है क्या हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर में मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों के नाम याद रखिएगा, जहां पर एक कोशिश की है कि इंडियन जो लीगल सिस्टम था उसको डीकोलोनाइज किया जाए, यानी कि फिलोसॉफिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। जो आईपीसी है वो पनिशमेंट, तो भारतीय न्याय संहिता उस पर फोकस करा कि कैसे प्रोटेक्शन करना है वल्नरेबल ग्रुप का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस को, न्यू ऑफेंसेस को इसमें ऐड किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर में जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, प्रोविजन रखे गए हैं। डिसेप्टिव रिलेशन, ये मैंने अभी द हिंदू में पढ़ाया भी था। सेक्शन 69 इसका क्या कहता है कि अगर कोई झूठ बोलकर या फिर झांसा देकर या फिर फोर्सफुल तरीके से या फिर जॉब का झांसा देकर बहला कर फुसला कर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शन 95 पिनलाइज करते हैं हायरिंग और एंगेजिंग चिल्ड्रन टू कमिट ऑफेंसेस। मॉब लिंचिंग, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड हमें कानून लेकर आना चाहिए। तो ये जो मर्डर बाय ग्रुप 5 और 5 से ज़्यादा लोग अगर करते हैं तो उनको भी इसमें पनिश करने का है। ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 डिफाइन करता है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें पेनल्टीज फॉर माइनर सिंडिकेट, ये सब चीज़ें इसके अंदर में है। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्रीवियस हर्ट एंड हेट क्राइम सेक्शन 117, जो आप देखेंगे मारना, पीटना और भी बहुत सारी जो हेट क्राइम होते हैं उनको क्या करना, पिनलाइज किया गया है इसके अंदर में। ऑफेंसेस अगेंस्ट द नेशन डिफाइन किया टेररिज्म को। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अभी हम टेररिज्म को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। जो इंडियन पेनल कोड का था 124A, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करते थे, जो क्या नाम है, देशद्रोह वाला जो मामला था, उसके सेक्शन को हमने रिप्लेस किया जिसको सेडिशन लॉ बोला जाता था, विद प्रोविजंस टारगेटिंग एक्शन जियोपार्डिंग इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें 7 साल की सजा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आप देखेंगे टैकलिंग मिस इन्फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे डिजिटल एज इंक्रीज हो रही है, फेक न्यूज़, प्रोपागेंडा न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, ये सब चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज ही होंगी। तो उन सबको करने के लिए ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो अगर आप देखेंगे थेफ्ट इन्वॉल्विंग सडन क्विक और फोर्सिबल सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी स्नैचिंग के रूप में क्या किया है इसके अंदर में रखा गया। चाइल्ड की डेफिनेशन एज एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी हैं, और इसका इम्पैक्ट जुडिशरी के ऊपर में भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 17 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। प्लीज़ इसको लेट मत करिए, ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही आगे बढ़ाइए। हमारा प्रीलिम्स 2025 के लिए SIP बैच अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।